सवाल का आधार वो नई रिपोर्ट है जिसका ये दावा है कि जरूरत से ज्यादा समृद्धि कोरोना वायरस से भी बड़ा खतरा बन गई है। ऐसा क्यों है, आज हम आपको बताएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा वैल्यू यानी महत्व किसे दिया जाना चाहिए, उस व्यक्ति को जिसके पास बहुत दौलत है, पैसा है, या उस व्यक्ति को जिसके पास असीम शांति और आनंद है। इसके अलावा हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि कहीं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी को समृद्धि का पैमाना मानते मानते हमने ग्रॉस डोमेस्टिक पीस यानी शांति का तिरस्कार तो नहीं कर दिया है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि चीन कैसे बाढ़ को अब अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने की योजना बना रहा है, यानी चीन अब अपना अगला युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि पानी से लड़ेगा। चीन से निकलने वाली नदियां 18 देशों से होकर गुजरती हैं और चीन ने पिछले कुछ दशकों में इन नदियों पर 87,000 से ज्यादा बांध बना लिए हैं और चीन अब इन्हीं नदियों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। चीन कभी इन नदियों का पानी छोड़कर कुछ देशों में बाढ़ के हालात पैदा कर देता है तो कभी पानी रोककर अकाल की स्थिति बना देता है। कहा जाता है कि अगला वर्ल्ड वॉर पानी को लेकर होगा, पानी पर होगा, लेकिन चीन अगला वर्ल्ड वॉर पानी के जरिए लड़ना चाहता है। इसलिए चीन की इस साजिश के बारे में भी आज आपको हम बताएंगे। और आखिर में हम आपको भविष्य की उस चिप के बारे में बताएंगे जिसे आपके दिमाग में फिट किया जा सकेगा और ये छोटा सा चिप आपको एक चलते फिरते साइबॉर्ग में बदल देगा, यानी एक ऐसा इंसान जिसके पास इंसानों की शक्ति और कंप्यूटर जैसा दिमाग होगा और इंसान इसी चिप की मदद से जब चाहे अपना मनपसंद संगीत भी सुन पाएगा। ये कमाल कैसे होगा, आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे की तैयारियों की समीक्षा करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। योगी ने रामलला के दर्शन किए, गर्भगृह में भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के लिए चांदी का सिंहासन अर्पित किया। योगी ने भूमि पूजन स्थल की तैयारियां देखी और साधु संतों के साथ बैठक भी की। मुख्यमंत्री ने कहा, अयोध्या में 500 साल बाद शुभ मुहूर्त आया है। लेकिन अयोध्या के लिए 500 वर्षों के बाद इस प्रकार का शुभ मुहूर्त देखने को मिला है और उस कार्यक्रम के माध्यम से देश और दुनिया के सामने अयोध्या को उस रूप में प्रस्तुत कर देना है जिसकी हकदार अयोध्या थी। योगी ने कहा कि भूमि पूजन भव्य होगा। उन्होंने कहा, अयोध्या के मंदिरों में 3 दिन अखंड रामायण पाठ हो और 4-5 अगस्त को दिवाली जैसा उत्सव हो। हर मठ, हर मंदिर, हर घर में दीपोत्सव का कार्यक्रम हो, भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम, दीप जलाएं। कम से कम हम 5 दीप जलाने की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने पत्थर निर्माण कार्यशाला जाकर भी तैयारियों का जायजा लिया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच टकराव के बाद कांग्रेस ने देश के सभी राजभवनों के घेराव का ऐलान किया है। 27 जुलाई को कांग्रेस राजस्थान राजभवन का भी घेराव करेगी। विधानसभा सत्र को बुलाने की मांग पर कांग्रेस ने आज भी धरना दिया। विधायकों के साथ बैठक में गहलोत ने कहा, जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति से भी मिलेंगे और पीएम आवास पर भी प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस की धरना पॉलिटिक्स पर राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में राज्यपाल ने कहा है कि उनकी सरकार राज्यपाल को भी सुरक्षा नहीं दे पाएगी तो जनता को कैसे सुरक्षा देंगे। राज्यपाल ने गहलोत से सवाल किया है कि उनके पास बहुमत है तो फ्लोर टेस्ट के लिए हड़बड़ी क्यों है। कि जिस तरीके से राजभवन को धरने और प्रदर्शन का अखाड़ा बनाया गया, तो क्या वो पूरे फोर्स से आहूत करने के कागजों पे जबरदस्ती साइन करवाना चाह रहे थे? देशद्रोह के आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान शर्जील इमाम ने देश विरोधी भाषण दिया था। शर्जील के खिलाफ यूएपीए कानून के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। शर्जील के खिलाफ राष्ट्र की एकता के खिलाफ काम करने, 2 समुदायों के बीच नफरत पैदा करने और भाषणों के जरिए अफवाह फैलाने का आरोप लगाया गया है। शर्जील इमाम कोरोना संक्रमित है और फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। सबसे पहले आपसे एक सवाल, और वो ये है कि अगर आपको खुशी या पैसे में से किसी एक चीज को चुनने का विकल्प दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे? आज हमारे सवाल का आधार वो नई रिपोर्ट है जो ये कहती है कि जरूरत से ज्यादा समृद्धि कोरोना वायरस से भी बड़ा खतरा बन गई है इस समय पूरी दुनिया में। आज हम समृद्धि और प्रकृति के बीच चल रहे इसी द्वंद्व का विश्लेषण करेंगे। आपने अक्सर गौर किया होगा कि कुछ चीजें आपको बार बार बताई जाती हैं,
जैसे किसी भी देश की समृद्धि की पहचान उस देश की जीडीपी की विकास दर से होती है। उस देश की अर्थव्यवस्था को देखकर यह समझा जाता है कि वहां रहने वाले लोग कितने खुश हैं, कितने संपन्न हैं। बच्चा बच्चा भी अब जीडीपी की विकास दर को समझता है और उसी में अपना भविष्य भी देखता है। समृद्धि से जुड़ी कुछ बातों को हमारे डीएनए का हिस्सा बना दिया गया है। हमें बार बार यह बताया जाता है कि देखो कैसे कोई व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है, देखो कैसे कोई कंपनी दुनिया की सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू वाली कंपनी बन गई है। और हम सब ऐसे लोगों के साथ ही जुड़ना चाहते हैं क्योंकि सफलता का यही पैमाना है। लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा वैल्यू यानी महत्व किसे दिया जाना चाहिए। उस व्यक्ति को जिसके पास बहुत सारी दौलत है, पैसा है, या कह लीजिए कि आज के जमाने में सफलता है, या उस व्यक्ति को जिसके पास असीम शांति है, आनंद है और खुशी है। तो कहीं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी को समृद्धि का पैमाना मानते मानते हमने ग्रॉस डोमेस्टिक पीस यानी शांति का तिरस्कार तो नहीं कर दिया गया है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है, ज्यादातर लोग जीवन भर संघर्ष इसलिए करते हैं ताकि वो समृद्ध बन सके और वो और उनका परिवार आरामदायक जीवन बिता सके, और इसके लिए पैसे की जरूरत होती है। इसलिए सब लोग काम क्यों करना चाहते हैं? अगर आपसे कोई आज ये पूछे कि आप जो भी काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, क्यों करते हैं, ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि हम काम करेंगे, हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, उसके बाद हम और ज्यादा पैसा कमाएंगे और उसके बाद और ज्यादा पैसा कमाएंगे और हम बहुत अमीर बन जाएंगे और उसकी वजह से हम खुश रह सकेंगे, हमारा परिवार भी खुश रह सकेगा। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि यही समृद्धि अब दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये बात सुनकर हमसे नाराज भी हो जाएं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड के कुछ वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई एक नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि दुनिया के लिए इस समय सबसे बड़ा खतरा कोरोना वायरस नहीं बल्कि यही समृद्धि है। इन वैज्ञानिकों का दावा है कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा चीजों का संचय कर रहे हैं और यही आदत प्रकृति के लिए खतरा बन गई है। यानी जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं है, आप वो चीजें भी अपने पास रख रहे हैं, उनका संचय कर रहे हैं। इन वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान संसाधनों का जरूरत से ज्यादा उपभोग कर रहे हैं और इंसान का यही लालच प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक आपदाओं, पानी के संकट और बिगड़ते हुए मौसम के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। इसलिए अगर आप कोरोना वायरस से बच भी गए तो इन सारी चीजों से आप नहीं बचेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 10 वर्षों में इंसानों को सबसे ज्यादा खतरा परमाणु हथियारों से नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन से होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अगले 10 वर्षों के लिए 10 सबसे बड़े खतरों की जो सूची तैयार की है, उसमें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी परमाणु बम जैसे हथियार दूसरे नंबर पर रखे गए हैं और जलवायु परिवर्तन को पहले नंबर पर रखा गया। यानी जलवायु परिवर्तन परमाणु बम से ज्यादा बड़ा खतरा है। इन खतरों की सूची में टॉप 5 यानी जो पहले 5 खतरे हैं वो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, जिनकी जड़ में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है लालच, इंसानों का लालच। आने वाले खतरों को लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक सर्वे भी किया है जिसमें उन खतरों की एक सूची तैयार की गई है जिनका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और जिनकी वजह से लोगों के जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। इस सर्वे में 89% लोगों ने यह माना कि जरूरत से ज्यादा गर्मी आने वाले समय की सबसे बड़ी समस्या होगी। जरूरत से ज्यादा गर्मी सबसे बड़ी समस्या होगी। 88% लोगों ने माना कि सबसे ज्यादा खतरा प्रकृति के इकोसिस्टम के बिगड़ने से होगा। 87% लोगों ने प्रदूषण को और 86% ने जल संकट को सबसे बड़ा खतरा माना है, जबकि 79% लोगों का मानना है कि जंगलों में आग लगने की घटनाएं सबसे बड़ा खतरा होंगी अगले 10 वर्षों में। इन सारी परिस्थितियों की जड़ में सिर्फ एक ही चीज है और वो है इंसानों का लालच और जरूरत से ज्यादा पैसा कमाने की चाहत। और इसी चाहत ने हमें आज कोरोना वायरस जैसी महामारियां भी दी हैं। कोरोना वायरस ने यह बता दिया है कि दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी धनवान क्यों ना हो, शक्तिशाली क्यों ना हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो, कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे किसी देश का राष्ट्रपति हो, किसी देश का राजा हो, राजकुमार हो, इस वायरस के लिए सब बराबर हैं।
यानी एक वायरस दुनिया के 750 करोड़ लोगों को एक ही दृष्टि से देखता है। इस वायरस ने सबको समानता पर ला दिया है, ये सबको समान दृष्टि से देखता है। लेकिन हम इंसानों को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह वायरस भी प्रकृति के दोहन, उसके साथ छेड़छाड़ और आजादी के नाम पर कुछ भी करने की जिद का परिणाम है। और इसने दुनिया के हर इंसान और हर देश को अब एक जैसा सबक दिया है। लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ है और वैज्ञानिक मानते हैं कि ये तो आने वाले और भी बड़े बड़े संकटों की सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है। दुनिया भर के रिस्क मैनेजर्स यानी ऐसे लोग जो आने वाले खतरों का आकलन करते हैं, उनके बीच किए गए एक सर्वे में 67% रिस्क मैनेजर्स ने यह माना कि इस महामारी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान दुनिया की अर्थव्यवस्था का होगा और रिसेशन यानी आर्थिक मंदी लंबे समय तक बनी रहेगी। 57% लोगों का मानना था कि इससे उद्योग धंधे बड़े पैमाने पर बंद हो जाएंगे या फिर दिवालिया हो जाएंगे। 49% रिस्क मैनेजर्स का मानना है कि इससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा होगी जो लंबे समय तक ऐसे ही बनी रहेगी। 38% के मुताबिक उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो सकती हैं और 31% रिस्क मैनेजर्स के मुताबिक दुनिया को जल्द ही कोविड-19 जैसी ही किसी और महामारी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। आज आप जिस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते, वो कल भविष्य में आपके सामने खड़ी होगी। यानी हम जीडीपी की विकास दर को बढ़ाते बढ़ाते समृद्धि तक तो पहुंच गए, लेकिन समय के चक्र ने हमें अब वापस उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से हमें यह सोचना है कि हमें सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए या ग्रॉस डोमेस्टिक पीस भी हमें चाहिए। प्रकृति इंसानों के लालच को रोकना चाहती है और वो समय समय पर अपने तरीके से इंसानों को ये संदेश देती है कि ये लालच अस्थाई है और प्रकृति के सामने कोई लालच लंबे समय तक टिक नहीं सकता। ये सफलता अस्थाई है, ये पैसा, ये बड़े बड़े कारोबार, ये समृद्धि अस्थाई है और कुछ घंटों में, कुछ दिनों में बड़े से बड़े व्यक्ति का अभिमान प्रकृति तोड़ सकती है। उदाहरण के लिए आज से करीब 2400 वर्ष पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान ने इजिप्ट में एक शहर बसाया था जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया। यह उस जमाने का सबसे समृद्ध शहर हुआ करता था क्योंकि इसे उस सिकंदर ने बसाया था जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। सिकंदर विस्तारवाद के सहारे समृद्ध बनना चाहता था, शक्तिशाली बनना चाहता था, कुछ वैसा ही जैसे आज के जमाने में आप मान लीजिए जैसा चीन बनना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 3री शताब्दी में अलेक्जेंड्रिया में एक भूकंप के बाद विनाशकारी सुनामी आई और यह शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। अब आप सोचिए, जिस शहर को सिकंदर ने अपनी सत्ता का केंद्र बनाया और जिस शहर के बारे में सिकंदर को यह लगता था कि यह उसके जाने के बाद भी ऐसे ही समृद्ध बना रहेगा, उसे एक सुनामी बहाकर ले गई और हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। ये कहानी आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज इंसानों के लालच की सुनामी भी सब कुछ बहाकर ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है और इच्छाओं का बांध इस विनाशकारी सुनामी को रोकने में सक्षम बिल्कुल नहीं है। इस लालच को आप एक उदाहरण के जरिए समझिए। 2017 में किए गए एक सर्वे में हांगकांग के 66% लोगों ने यह माना था कि उनके पास जरूरत से ज्यादा सामान है। चीन के 60%, जर्मनी और इटली के 50% लोगों ने यह माना कि उनके पास जरूरत से ज्यादा सामान उन्होंने जमा करके रखा है अपने घरों में या जहां भी। पूर्वी एशिया के लोगों पर किए गए एक सर्वे के दौरान 33% लोगों ने यह माना था कि जब वो खरीदारी यानी शॉपिंग नहीं करते तो वो उदास हो जाते हैं और उन्हें बड़ी बोरियत महसूस होती है। इस सर्वे के मुताबिक 33% लोगों पर खरीदारी की खुमारी सिर्फ एक दिन तक ही हावी रहती है, जबकि 24% सिर्फ आधे दिन के लिए खरीदारी को लेकर उत्सुक होते हैं, यानी ये खुशी भी कुछ ही घंटों में गायब हो जाती है। और सिर्फ 8% लोग ऐसे हैं जो कुछ पलों के लिए खरीदारी का मन बनाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी कम देर में ही ज्यादातर लोग ऐसी ढेर सारी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी असल में उन्हें कोई जरूरत ही नहीं होती, लेकिन उन्हें एक अजीब सी खुशी होती है जब वो बाहर से कुछ नया सामान खरीद कर लाते हैं, नया कपड़ा खरीद कर लाते हैं या कोई भी नया सामान, और वो ज्यादातर ऐसा सामान होता है जिसकी आपको जरूरत है ही नहीं। पैसा कमाना और उसे अपने ऊपर खर्च करना बुरी बात बिल्कुल नहीं है, हम आपको ये करने से रोक नहीं रहे।
आप पैसा कमाते ही इसलिए हैं ताकि आप खुश रह सकें, आप जो चाहे वो खरीद सकें, अपने परिवार को खुश रख सकें, शानदार मकान में रह सकें, शानदार गाड़ी खरीद सकें, अच्छे कपड़े पहन सकें। और पैसा किस लिए होता है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा उपभोग का पर्यावरण और प्रकृति पर क्या असर होता है? अमेरिका के म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के मुताबिक वर्ष 1970 में दुनिया की जनसंख्या आज के मुकाबले आधी थी। तब पृथ्वी पर 370 करोड़ लोग रहते थे और ये आज की संख्या से बहुत कम है। आज करीब 750 करोड़ लोग दुनिया में रहते हैं। 50 वर्षों की तुलना में इंसानों ने आज पृथ्वी पर ज्यादा जगह घेर ली है। जिस क्षेत्रफल में इंसानों ने अपने रहने के लिए घर बनाए हैं वो 50 वर्ष पहले की तुलना में 2,20,000 स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा है। जानवरों को चराने की जगह 1970 के मुकाबले 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गई है और कृषि करने का जो स्थान है की जगह वो भी पहले से 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा हो चुकी है। अब आप सोचिए कि इंसानों के पास इतनी जगह कहां से आ रही है? ये जगह जंगलों को काट कर बनाई जा रही है। अमेरिका में वर्ष 1950 के दशक में एक औसत घर का औसतन जो आकार था वो 983 स्क्वायर फीट हुआ करता था, जो 2011 तक 3 गुना बढ़कर 2,480 स्क्वायर फीट हो गया। यही हाल पश्चिम के बाकी देशों का भी है, जबकि इन देशों की आबादी तेजी से घट रही है। यानी आबादी घट रही है लेकिन घरों का जो आकार है वो बढ़ रहा है। जानवरों के हिस्से की जमीन हड़पने का नतीजा यह हुआ कि अब जानवर और इंसान एक दूसरे के ज्यादा करीब रहने लगे हैं और कोरोना वायरस जैसी महामारियां भी इसी का परिणाम है, क्योंकि प्रकृति के नियमों के अनुसार इंसानों और जंगली जानवरों के बीच एक निश्चित दूरी बहुत जरूरी है। ये दोनों अपनी अपनी दुनिया तक अगर अपने आप को सीमित रखेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल 130 करोड़ किलोग्राम खाना बर्बाद हो जाता है, जिसकी कीमत 75 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होती है। पूरी दुनिया में हर साल जो कार्बन एमिशन होता है उसमें फूड प्रोडक्शन की हिस्सेदारी 22% है। फिर भी दुनिया के करोड़ों लोग हर साल बड़ी मात्रा में खाना बर्बाद कर देते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन यह भी सही है कि इसके बावजूद पूरी दुनिया में करोड़ों लोग भूखे भी सोते हैं, उनके पास आज भी खाने के लिए, पेट भरने के लिए खाना नहीं है। यह हाल तब है जब दुनिया के करीब 190 करोड़ लोग मोटापे का शिकार हैं। यानी कुछ लोग मोटापे से मर रहे हैं, ज्यादा खाने से मर रहे हैं और कुछ लोग बिना खाए भूख से मर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रति व्यक्ति मीट प्रोडक्ट्स की खपत भी 65% तक बढ़ चुकी है। मीट प्रोडक्ट्स के उत्पादन के दौरान भारी मात्रा में कार्बन एमिशन होता है। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक का उपयोग 447% बढ़ चुका है और प्लास्टिक पर्यावरण के लिए सबसे खतरनाक चीजों में से एक मानी जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि धनवान बनना या समृद्धि हासिल करना गलत बात है, लेकिन जब यह लालच की सीमाओं के पार चला जाता है तब समस्या शुरू होती है। जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं या अपने परिवार के बारे में सोचते हैं या फिर सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में और उसके मुनाफे के बारे में सोचते हैं, समस्या तब आती है जब आप अपने समाज के बारे में नहीं सोचते, अपने देश के बारे में नहीं सोचते और दुनिया में बाकी जो लोग रहते हैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। दुनिया में जो लोग सबसे अमीर हैं उनकी आबादी में हिस्सेदारी सिर्फ 0.5% है। यानी पूरी दुनिया की आबादी के सिर्फ 0.5% लोग सबसे अमीर हैं, सबसे ज्यादा पैसा उनके पास है। बाकी के जो 99.5% लोग हैं उनके पास बहुत कम पैसा है। लेकिन इन 4 करोड़ लोगों का जीवन जीने का तरीका सोचिए, सिर्फ इन 4 करोड़ लोगों के जीवन जीने का तरीका 14% कार्बन एमिशन के लिए जिम्मेदार है पूरी दुनिया में, जबकि दुनिया के 400 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं और कार्बन एमिशन में इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 10% है। इसके अलावा प्रकृति को 43% नुकसान उन 10% लोगों के लाइफस्टाइल से पहुंचता है जो कमाई के मामले में सबसे ऊपर है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 1% अमीरों के पास जितनी संपत्ति है वो दुनिया के 700 करोड़ लोगों की कुल संपत्ति से भी दुगनी है। दुनिया की आधी आबादी आज भी सिर्फ औसतन 410 रुपए प्रतिदिन ही कमाती है। धनवान लोगों पर लगने वाले टैक्स की हिस्सेदारी 1 रुपए में 4 पैसे के बराबर है और दुनिया के सबसे अमीर लोग अपना 30% टैक्स कभी भी
चुकाते ही नहीं, या चुकाते भी हैं तो बहुत कम वैल्यू पर चुकाते हैं। हालांकि हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन समेत 6 देशों के अमीर लोगों ने, जो वहां के सबसे अमीर लोग हैं, उन्होंने अपनी अपनी सरकारों से कहा है कि अमीर लोगों पर, यानी उन पर और ज्यादा टैक्स लगाया जाए, क्योंकि वो इस दौर में दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं। ये उदाहरण इसलिए आज आपको दे रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि जिनके पास ज्यादा दौलत है, ज्यादा समृद्धि है, पर्यावरण और प्रकृति का सम्मान करने की जिम्मेदारी उनकी ज्यादा बनती है। लेकिन सवाल यह है कि आज के दौर में आपको असली शांति किस चीज से मिल सकती है? पैसे से, या स्वास्थ्य से, या खुशी से, या शांति से? आप चाहे नौकरी करते हो या व्यवसाय करते हो, सारी मेहनत का उद्देश्य यह होता है कि आप ज्यादा पैसा कमा सकें और आप ज्यादा शांति और सुकून के साथ जीवन बिता सकें। लेकिन क्या यही काफी है? कुछ देर पहले हमने आपसे प्राचीन ग्रीस के आक्रमणकारी और विस्तारवादी राजा अलेक्जेंडर का जिक्र किया था। राजा क्या, सम्राट था वो, जिसने अलेक्जेंड्रिया नाम का भव्य शहर बसाया था। अलेक्जेंडर जब भारत पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तब उसकी मुलाकात ग्रीस के एक महान दार्शनिक और संत डायोजेनिस से हुई। अलेक्जेंडर डायोजेनिस से बहुत प्रभावित था, इसलिए वो डायोजेनिस से मिलने गया और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। उस समय डायोजेनिस धूप सेक रहे थे और अलेक्जेंडर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। इस दौरान अलेक्जेंडर ने डायोजेनिस से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं वो तुम्हें दूंगा, इसलिए आप मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। इस पर डायोजेनिस ने कहा कि आप सिर्फ इतना करें कि आप मेरे सामने से हट जाएं, क्योंकि आप मेरी धूप रोककर खड़े हुए हैं और फिलहाल मुझे धूप के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। अब आप सोचिए, डायोजेनिस के लिए उस समय धूप सेकना ही सबसे ज्यादा खुशी और सबसे ज्यादा आनंद का विषय था। किसी को भी धूप सेकने से इतनी खुशी कैसे मिल सकती है? लेकिन यह बात सही है। इसके बाद अलेक्जेंडर वहां से निराश होकर चला गया। यह कहानी आपको यह बताती है कि जीवन की छोटी छोटी खुशियां बहुमूल्य होती हैं और उन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता जब तक कि हम खुद ना चाहें। अच्छी बात यह है कि अब नई पीढ़ी में से कई लोग धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रहे हैं और पैसे से ज्यादा सुख, शांति और नए नए अनुभवों को प्राथमिकता दे रहे हैं। अमेरिका में हुए हैरिस पोल नामक सर्वे के मुताबिक पिछली पीढ़ी के मुकाबले 58% मिलेनियल्स ये मानते हैं कि वो वस्तुओं से ज्यादा अनुभव पर पैसा खर्च करना पसंद करते हैं। मिलेनियल्स उन्हें कहा जाता है जिनका जन्म 1984 या उसके बाद हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नई पीढ़ी पैसा खर्च नहीं कर रही। विशेषज्ञों के मुताबिक मिलेनियल्स फिलहाल हर साल 14 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और अपने पूरे जीवन काल में ये लोग 700 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेंगे। भारत की लगभग 65% आबादी मिलेनियल्स की श्रेणी में आती है, यानी ये सब बहुत युवा हैं। इस आबादी का ज्यादातर हिस्सा 35 वर्ष से कम का है और अगर इस आबादी को यह बात समझ में आ जाती है कि संसाधनों की मात्रा सीमित है और इनका इस्तेमाल संभलकर करना चाहिए, तो फिर भारत का भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। लेकिन मौजूदा पीढ़ी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या भी है। इस पीढ़ी के ज्यादातर लोगों को छोटी छोटी बातें बहुत परेशान कर देती हैं और इन्हें लगता है कि इन्हें कोरोना वायरस जैसे संकट का सामना क्यों करना पड़ रहा है, लॉकडाउन इन्हें क्यों सहना पड़ रहा है और मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन भी इनसे बड़ी मुश्किल से हो रहा है। सारे लोग परेशान हैं, वो आजादी चाहते हैं और वो ये सोचते हैं कि शायद ये उनके जीवन काल में अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत है, अब तक का सबसे बड़ा आपातकाल है, ऐसा इन लोगों को लगता है। ऐसे में अगर ये पीढ़ी चाहे तो अपनी पिछली या फिर उससे भी पिछली पीढ़ी से बहुत कुछ सीख सकती है। जो लोग वर्ष 1900 में पैदा हुए होंगे, उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में हैजा जैसी महामारी का सामना किया। 14 वर्ष की उम्र में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को उन्होंने देखा, जिसमें करीब 2 करोड़ 20 लाख लोग मारे गए थे। 18 वर्ष का होते होते इन लोगों ने आज ही की तरह एक महामारी का सामना किया जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। इस महामारी से करीब 5 करोड़ लोग उस समय मारे गए थे। 29 साल का होते होते इन लोगों ने अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी का सामना किया, जिसकी शुरुआत 1929 में हुई थी और ये कई वर्षों तक चली। तब आज की तरह महंगाई और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी और बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी, व्यवसाय बंद हो गए थे। जब यह पीढ़ी 40 साल की हुई तो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो इनके 45 वर्ष का होने तक जारी रहा और इसमें 6 करोड़ लोग मारे गए थे।
इसी दौरान बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था और इस अकाल में भी भारत में ही लाखों लोग मारे गए। उस समय भारत में यह पीढ़ी आजादी के लिए भी संघर्ष कर रही थी, क्योंकि यह पूरी की पूरी पीढ़ी उस समय गुलाम थी। जब ये लोग 47 वर्ष के हुए तो इन्होंने देश का बंटवारा देखा और साथ ही आजादी भी देखी, और 65 वर्ष का होते होते भारत और पाकिस्तान के युद्ध के गवाह बने। 71 साल का होने पर इन्हें एक बार फिर भारत और पाकिस्तान का युद्ध देखा। और लेकिन आज 1985 में पैदा हुए एक युवा को ऐसा लगता है कि उनके घर के बड़े बुजुर्गों को यह समझ में नहीं आता कि उनका जीवन कितना मुश्किलों से भरा हुआ है, उनकी चुनौतियां हैं। लेकिन पिछली पीढ़ी ने कई युद्ध, कई संकट और कई महामारियां झेली हैं और उसका मुकाबला किया है, और वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना ऐसे संसाधनों के जो आज लोगों के पास उपलब्ध है। इसलिए चेतावनी आपके लिए आज ये है कि कोरोना वायरस से तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बच जाएंगे, आज नहीं तो कल एक ना एक वैक्सीन आ ही जाएगी जो इस बार आपकी जान बचा लेगी। भारत के पड़ोसी देश चीन पर अब यह आरोप लग रहे हैं कि वो बड़ी संख्या में अपनी नदियों पर बांध बनाकर अपने पड़ोसी देशों में बाढ़ के हालात पैदा करना चाहता है, तो कभी सूखे के हालात पैदा करना चाहता है। यानी वो अपने देश की नदियों को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। ये नदियों का दूसरा रूप है। कहा जाता है अगला वर्ल्ड वॉर पानी की वजह से होगा, पानी पर लड़ा जाएगा, लेकिन चीन अगला वर्ल्ड वॉर पानी के जरिए लड़ना चाहता है, पानी से लड़ना चाहता है। इसलिए चीन की साजिश के बारे में भी आज आपको जानना चाहिए। वैसे तो पानी पानी ही होता है, दुनिया के किसी भी हिस्से में पानी एक जैसा ही होता है, चाहे भारत में हो या चीन में हो या किसी और देश में हो, लेकिन हर देश इस पानी को किस नजर से देखता है, आज ये फर्क देखिए, नजर का और समझ का फर्क देखिए। कुछ दिन पहले हमने आपको चीन की बाढ़ के बारे में बताया था कि किस तरह से वहां 4 करोड़ से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं इस समय। लेकिन चीन में बाढ़ की समस्या सिर्फ इस साल की नहीं है, बल्कि हर साल चीन में भी ऐसा ही होता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन ने पानी को हथियार बनाने के लिए अपने देश में बांधों का, यानी डैम्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था, वही बांधों का इंफ्रास्ट्रक्चर अब चीन पर भारी पड़ रहा है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि पिछले कई दशकों में चीन ने 87,000 से ज्यादा बांध अलग अलग नदियों पर बना दिए हैं, और ये बहुत बड़ी संख्या है, 87,000 डैम्स। लेकिन सवाल यह है कि चीन ने इतनी बड़ी संख्या में बांध क्यों बनाए? आमतौर पर बांध इसलिए बनाए जाते हैं कि हम बाढ़ पर नियंत्रण कर सकें, पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए कर सकें, बिजली बना सकें, पानी का भंडारण कर सकें, यानी पानी का सही इस्तेमाल हो। लेकिन अपनी नदियों पर बांध बनाने का चीन का इरादा असल में कुछ और ही रहा है। असल में चीन पानी को अब एक हथियार बनाना चाहता है, और इसके लिए वो बांध का सहारा लेता है। इसलिए चीन ने इतनी बड़ी संख्या में बांध बना लिए।
चीन के इरादों को आप 3 नदियों के उदाहरण से समझ सकते हैं। पहला उदाहरण चीन की सबसे बड़ी नदी यांगत्सी और उसकी सहायक नदियों का है, जहां पर आज से 7 वर्ष पहले तक 100 बांधों का निर्माण कार्य चल रहा था। अब आप सोचिए 7 साल बाद अब चीन ने यहां पर कितने बांध बना लिए होंगे, जरा कल्पना कीजिए। इसी तरह से मेकोंग नदी, जो एशिया की 7वीं सबसे बड़ी नदी है और जो दक्षिण पश्चिमी चीन से होकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम जैसे देशों में बहती है, इस नदी पर भी चीन ने 11 बांध बना लिए हैं। ये बांध चीन ने इसलिए बनाए ताकि वो मेकोंग नदी के पानी पर अपना नियंत्रण रख सके। मेकोंग और उसकी सहायक नदियां दक्षिण पूर्व एशिया के 6 करोड़ से ज्यादा लोगों की जीवन रेखा है और चीन इस नदी पर बांध के जरिए इन 6 करोड़ लोगों की किस्मत अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहता है। अब तीसरा उदाहरण देखिए। तीसरा उदाहरण है ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप जानते होंगे, हमारे देश में भी बहती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन ने जांगमू नाम का बांध बनाया है, जो 2015 में बनकर तैयार हुआ था। तिब्बत में चीन इस तरह के 3 और बांध इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम सहित भारत के पूर्वोत्तर इलाकों में बहती है और इस पर बांध के जरिए चीन जब चाहता है तब पूर्वोत्तर में बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। यानी चीन इसे सामरिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, इसी पानी को, इसी नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को हमारे खिलाफ। चीन ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि भौगोलिक स्थिति उसके पक्ष में है। ऐसी कई नदियों का उद्गम चीन से होता है जो वहां से बहकर 18 अलग अलग देशों में जाती हैं। चीन के अलावा दुनिया में दूसरा ऐसा कोई देश नहीं है जहां से नदियां बहकर 18 देशों में जाती हों और चीन ने इसी बात का फायदा उठाया। वो इस बात को बहुत पहले ही समझ गया और नदियों के पानी को कंट्रोल करने के लिए व्यापक डैम इंफ्रास्ट्रक्चर उसने तैयार किया और इसी के सहारे चीन अब यह तय करता है कि उसके यहां से निकलने वाली नदियों का पानी किस देश में कब, कहां और कितनी मात्रा में बहेगा, किस देश में उसे सूखे की स्थिति पैदा करनी है और किस देश को बाढ़ में डुबो देना है। नदियों पर बांध बनाकर चीन पानी को रोक लेता है और पानी को अपनी मर्जी से जब चाहे तब छोड़ता है। इसी से वो अपने पड़ोसी देशों में बाढ़ भी ला सकता है और अगर वो चाहे तो सूखा भी ला सकता है और चीन ने ऐसा किया भी है। हमने आपको मेकोंग नदी के बारे में अभी बताया, जो चीन से होकर उसके आसपास के 18 देशों में बहती है। पिछले वर्ष इसी नदी में पानी बहुत कम हो गया था और ये नदी लगभग सूखने लगी थी। तब चीन ने कम बारिश को इसका कारण बताया, लेकिन इसका असली कारण चीन के बांध थे, जिन्होंने नदी के प्रवाह को रोक दिया और पर्यावरण के इस तंत्र को बर्बाद कर दिया। चीन के बनाए बांधों की वजह से जब पिछले वर्ष मेकोंग नदी का जल स्तर कम हुआ तो चीन के पड़ोसी देशों में सूखा पड़ गया। जैसे थाईलैंड में 40 साल में सबसे बड़ा सूखा पड़ा। ये जो आप सैटेलाइट तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, ये आपको समझ में आएगा कि इस नदी में पानी कैसे कम हुआ है। एक 14 फरवरी 2020 की तस्वीर है और एक 2019 की तस्वीर है। अलग अलग तस्वीरें आप देखिए और इस नदी के जल स्तर में आपको एक साफ अंतर दिखाई देगा और आपको यहां पर एक डैम भी नजर आ रहा होगा। थाईलैंड में चीनी उत्पादन 9 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है, चीनी का उत्पादन, जबकि थाईलैंड दुनिया के सबसे बड़े चीनी के निर्यातक देशों में से है। यानी चीन की वजह से थाईलैंड को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। इसी तरह से सूखे की वजह से वियतनाम में चावल का उत्पादन बहुत कम हुआ, वहां धान की फसल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। लाओस और कंबोडिया जैसे देशों में भी सूखे का ऐसा ही संकट देखा गया। बाद में चीन के उस झूठ की पोल खुल गई जिसमें उसने कम बारिश होने को सूखा पड़ने का कारण बताया था। जो सैटेलाइट तस्वीरें हमने आपको दिखाई उनसे यह साबित हुआ कि चीन ने पानी के प्रवाह को रोकने के लिए अपने बांधों का कैसे इस्तेमाल किया था। बांध से नदी के पानी का प्रवाह रोककर चीन ने अपने जलाशयों को भर लिया और बाकी जगहों को छोड़ दिया। ये जलाशय पिछले वर्ष मई में खाली पड़े थे, लेकिन अगले कुछ महीनों में ये जलाशय पानी से भर गए, जबकि दूसरे देश इसी पानी के लिए तरस रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि चीन ने अपने देश में पानी रोककर दूसरे देशों में सूखे की स्थिति बनाने के लिए ही ऐसा किया और वो समझ गया कि इस पानी का कैसे इस्तेमाल करना है। एशिया में वैसे भी पानी का बहुत बड़ा संकट है। पानी तेल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। तेल के बिना तो आप जीवित रह सकते हैं, पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। और यह भी कहा जाता रहा है कि 21वीं सदी में पानी के लिए ही अगला युद्ध होगा, और इस युद्ध के लिए सबसे पहले चीन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यानी चीन अब अपना अगला युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि पानी से लड़ना चाहता है। लेकिन पानी को हथियार बनाकर चीन ने न सिर्फ दूसरों के लिए संकट खड़ा किया, बल्कि अब वो खुद भी इस संकट में फंस गया है। चीन का एक बड़ा हिस्सा इस समय बाढ़ में डूबा हुआ है और चीन इसे पिछले 100 वर्षों की सबसे भयानक बाढ़ बता रहा है। लेकिन इससे चीन पर ही सवाल उठे हैं और ये संकट उसने खुद बनाया है। वैसे ही जैसे उसने वुहान वायरस पूरे दुनिया में फैलाया। चीन के पूर्वी इलाके, मध्य इलाके और दक्षिण पश्चिमी इलाके के कई शहर अब बाढ़ में डूब चुके हैं। चीन की सबसे बड़ी नदी यांगत्सी के किनारे बसे गांवों, कस्बों और शहरों में हर जगह पानी भर चुका है। ये नदी चीन की 1/3 आबादी की जीवन रेखा है, लेकिन इस पर सैकड़ों बांध बनाकर चीन ने लोगों का जीवन खतरे में डाल दिया है। चीन में अब यह स्थिति हो गई है कि पानी के दबाव को कम करने के लिए चीन को यांगत्सी नदी की एक सहायक नदी पर बने बांध को कुछ दिन पहले विस्फोटकों से उड़ाना पड़ा, इसे नष्ट करना पड़ा। यांगत्सी नदी पर ही चीन का एक बहुत विशालकाय 3 गॉर्जेस डैम बना हुआ है, जिसे बाढ़ का सबसे बड़ा कारण इस समय बताया गया है। और उसी डैम की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कितना विशाल बांध है ये, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चीन ने इस बांध के टूटने के डर से जल्दबाजी में इस बांध के गेट खोल दिए। दुनिया के सबसे बड़े बांध के तौर पर 3 गॉर्जेस डैम को चीन अपनी शान मानता रहा है और इस बांध को बनाने के लिए और इसके खिलाफ उठने वाली आवाजों को चीन ने हमेशा दबाया है। लेकिन अब यही बांध लोगों के लिए खतरा बन गया है। इसे चीन का डैम ऑफ डूम यानी विनाश का बांध भी इस समय कहा जा रहा है। इस बांध को चीन ने 17 वर्षों में बनाकर तैयार किया था और इसकी वजह से चीन में 13 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए थे। लेकिन जब से यह बांध बना है, चीन के 13 शहरों, 140 कस्बों में हर वर्ष भयानक बाढ़ आती है और इस साल भी ऐसा ही हुआ। हालात ये हैं कि अब इस खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए चीन को अपनी सेना बुलानी पड़ी है। इस बांध के टूटने के डर से कुछ दिन पहले चीन ने फिर से इस बांध के गेट खोल दिए, जिससे एक बार फिर आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई है। चीन ने विकास के बांध नहीं बल्कि विनाश के बांध बनाए हैं और ये बांध इसलिए बनाए जिससे वो इन्हें रणनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सके। लेकिन कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, कभी कभी वो उस गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं और चीन के साथ भी आजकल ऐसा ही हो रहा है। हमने अभी आपको चीन के सबसे बड़े बांध के बारे में बताया, जिसके टूटने का खतरा अभी पैदा हो गया है। अगर ये बांध टूट गया तो चीन में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। और अब आप सोचिए कि चीन ने खुद के लिए कितना बड़ा संकट खड़ा कर लिया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक बांध की नहीं, चीन में ऐसे हजारों बांध हैं जिनकी सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि चीन में पुराने जमाने के ऐसे 94,000 बांध हैं जो इस समय लगभग मरणासन्न स्थिति में पड़े हैं। यानी ये बांध अब कभी भी टूट सकते हैं। इनमें से ज्यादातर बांध ऐसे हैं जो चीन के तानाशाह माओ के जमाने में बने थे। इनमें कई छोटे बांध भी हैं जो पिछले 50-60 वर्षों में धीरे धीरे कमजोर हो गए और इनमें से ही कई बांध अब टूटकर गिर भी गए हैं। इसका एक उदाहरण दक्षिण चीन में बना हुआ एक बांध है जो भारी बारिश की वजह से पिछले महीने टूट गया। यह बांध वर्ष 1965 में बना था, लेकिन 55 साल पुराना यह बांध भारी बारिश के दबाव को झेल नहीं पाया। लेकिन चीन ने इस बांध के टूटने की खबर को दबा दिया और दुनिया को पता नहीं चलने दिया। चीन अब अपने सबसे बड़े बांध के साथ भी यही कर रहा है, जिसे बड़े हुए खतरनाक जल स्तर के बाद बहुत नुकसान हुआ है। चीन की मजबूरी यह है कि वो इस बांध को अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और शान का मुद्दा मानता है, इसलिए वो अपने बांध की सुरक्षा का सच दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा है। पूरी दुनिया में रेस ये लगी रहती है कि कैसे अपने मस्तिष्क को ज्यादा से ज्यादा तेज बनाया जाए। मस्तिष्क किसी के भी शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि सारी शारीरिक गतिविधियां यहीं से नियंत्रित होती हैं और इसी मस्तिष्क के अंदर मन का वास होता है। मन को देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसके प्रभावों को महसूस किया जा सकता है। आपकी खुशी, आपके दुख, आपके तनाव और आपके डर को मन ही भावनाओं में बदलता है और इन्हीं भावनाओं से आपके पूरे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। लेकिन शरीर को नियंत्रित करने वाले मस्तिष्क को पूरी तरह से नियंत्रित करने का कोई उपाय फिलहाल वैज्ञानिकों के पास नहीं है। जैसे एक बड़ा सवाल यह है कि आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं,
उनको क्या नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन अब धीरे धीरे दुनिया के वैज्ञानिक इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और ऐसी नई नई टेक्नोलॉजीज का निर्माण हो रहा है जो आपके दिमाग को एक उपकरण की तरह नियंत्रित कर सकती है। अमेरिका के मशहूर उद्योगपति इलॉन मस्क ने यह दावा किया है कि उनकी कंपनी एक ऐसी चिप बनाने के बहुत करीब पहुंच गई है जिसे इंसानों के दिमाग में प्रत्यारोपित किया जा सकता है और इसके जरिए न सिर्फ मस्तिष्क के खराब हो चुके हिस्सों को फिर से सक्रिय किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, बल्कि आने वाले समय में दिमाग में यह चिप लगातार इसके जरिए आप संगीत भी सुन सकते हैं। यानी इस चिप के जरिए ही आपका जो दिमाग है वो बहुत सारे फंक्शंस कर सकता है। यानी संगीत सुनने के लिए अब आपको किसी बाहरी डिवाइस की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने ईयरपॉड्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप जब चाहेंगे आपका मनपसंद संगीत आपके कानों में बजने लगेगा। अब आपको किसी डिवाइस की, किसी स्पीकर की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके मस्तिष्क में ही एक चिप लगा होगा। या आप इस तरीके से समझ लीजिए कि एक छोटा सा स्मार्टफोन आपके मस्तिष्क में फिट हो जाएगा और वो स्मार्टफोन या वो स्मार्ट चिप, जैसे आपका स्मार्टफोन आपके सारी कमांड्स लेता है, ऐसे ही वो चिप आपकी सारी कमांड्स लेगा। इलॉन मस्क की इस कंपनी का नाम है न्यूरालिंक और जिस चिप के सहारे ये चमत्कार किया जाएगा उस चिप को नाम दिया गया है N1 सेंसर। इलॉन मस्क का दावा है कि इस साल के अंत तक इस चिप का ह्यूमन ट्रायल शुरू किया जा सकता है। इसलिए अब आप ये समझिए कि ये चिप कैसे काम करेगी। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो आसपास से जानकारी इकट्ठा करके उन्हें हमारे दिमाग तक यानी मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं और दिमाग इन जानकारियों को प्रोसेस करके अपने फैसले लेता है। उदाहरण के लिए जो लोग सुनने में सक्षम नहीं होते उनके कान में आधुनिक हियरिंग डिवाइसेस लगा दिए जाते हैं। ये डिवाइस आवाज को कान के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचाते हैं जिसे कोक्लिया कहा जाता है। कोक्लिया एक नस के जरिए मस्तिष्क के ऑडिटरी कॉर्टेक्स से जुड़ा होता है। हियरिंग डिवाइस से गुजरते हुए अलग अलग ध्वनियां मस्तिष्क के इसी हिस्से तक पहुंचती हैं और फिर इसे प्रोसेस करके दिमाग आवाजों का अर्थ समझता है। ठीक इसी तरह जिन लोगों के शरीर के कुछ अंग मस्तिष्क में आई परेशानियों की वजह से काम करना बंद कर देते हैं या जिन्हें पैरालिसिस यानी लकवा मार जाता है, लकवे की समस्या हो जाती है, उनका इलाज भी कई डॉक्टर दिमाग में विशेष प्रकार के डिवाइस लगाकर करते हैं। इसके लिए मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से को ड्रिल किया जाता है और फिर इलेक्ट्रोड्स के मोटे धागों को मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। इन इलेक्ट्रोड्स के संपर्क में आने पर दिमाग के वो हिस्से फिर से सक्रिय हो जाते हैं जिन्हें काम करना जिन्होंने बंद कर दिया था और फिर दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स प्रतिक्रिया करने लगते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं और बाहर लगे कंप्यूटर को संदेश भेजते हैं। इसके बाद कंप्यूटर इन संदेशों का विश्लेषण करता है और मरीज आंखों के इशारे से कंप्यूटर को कमांड देने में सक्षम हो जाता है। इसके जरिए उन रोबोट्स को भी कमांड्स दी जा सकती हैं जो लकवा जैसे रोगों से परेशान मरीज को खाने या पीने की चीजें देने और उनके छोटे मोटे काम करने में सक्षम होते हैं। लेकिन ऐसे डिवाइस बहुत भारी होते हैं और पावर हासिल करने के लिए बाहरी उपकरणों पर निर्भर होते हैं क्योंकि इन्हें चार्ज करना जरूरी है। लेकिन इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक जो चिप बना रही है उसमें लगे इलेक्ट्रोड्स इंसान के बालों से भी पतले हैं, यानी बहुत ही सूक्ष्म हैं और इन्हें दिमाग में इंसर्ट करने के लिए ऐसे रोबोट का निर्माण कर लिया गया है जो मस्तिष्क को ज्यादा चोट पहुंचाए बगैर इन इलेक्ट्रोड्स को मस्तिष्क में फिट कर सकता है। दावा यह है कि N1 सेंसर नाम की इस चिप में 96 धागे होंगे और इनमें 3000 से ज्यादा इलेक्ट्रोड्स मौजूद होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इस चिप को चार्ज करने के लिए किसी बाहरी उपकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी ये पूरी तरह से वायरलेस चार्ज होगी और ये चिप मस्तिष्क से हासिल होने वाले हाई वॉल्यूम डेटा और सिग्नल्स को पढ़ने में सक्षम होगी। ये कहा जा रहा है कि इस चिप के साथ ही कान के पीछे एक ऐसी कॉइल लगा दी जाएगी जो चिप को चार्ज करने और डेटा को एक ऐसे कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने में सक्षम होगी जिसे हाथ पर पहना जा सकता है, एक रिस्ट बैंड की तरह। यानी इस तरह के चिप लगाकर इंसान एक साइबॉर्ग में बदल जाएगा, जिसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके कई अंगों की जगह कंप्यूटर्स ले लेते हैं। मस्तिष्क की कोशिकाओं को न्यूरॉन्स कहते हैं और इनकी संख्या 8600 करोड़ से ज्यादा होती है। जितने भी जीव जंतुओं के पास रीढ़ की हड्डी होती है उन सब की तुलना में इंसान के मस्तिष्क का आकार शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा है।
औसतन एक इंसान के दिमाग का वजन 1.5 किलोग्राम के आसपास होता है। पैदा होने के 1 वर्ष के अंदर ही इंसान के मस्तिष्क का आकार 3 गुना बढ़ जाता है और ये 18 वर्ष की उम्र होने तक बड़ा होता रहता है, विकसित होता रहता है। अक्सर यह माना जाता है कि इंसान अपने मस्तिष्क की क्षमता का 10% भी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वैज्ञानिक इस तथ्य से सहमत नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसान अपने मस्तिष्क की क्षमता का इससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल करता है और 10% मस्तिष्क का इस्तेमाल तो आप सोते समय ही कर लेते हैं। सबसे मजेदार तथ्य यह है कि अगर किसी इंसान के मस्तिष्क को सीधे काट दिया जाएगा तो मस्तिष्क को दर्द का एहसास नहीं होगा, क्योंकि मस्तिष्क में दर्द का एहसास दिलाने वाले रिसेप्टर्स हैं ही नहीं, होते ही नहीं है। लेकिन हमारे शरीर में जब भी कहीं दर्द होता है तो शरीर ये सिग्नल दिमाग तक पहुंचाता है और तब हमें दर्द महसूस होने लगता है।
अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1875 में आज ही के दिन मशहूर पर्यावरणविद और लेखक जिम कॉर्बेट का जन्म नैनीताल में हुआ था। जिम कॉर्बेट ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कर्नल थे। वर्ष 1907 से 1938 के बीच गढ़वाल और कुमाऊं के कई गांवों में नरभक्षी बाघ और तेंदुओं का आतंक था। जिम कॉर्बेट को उस समय इन नरभक्षी बाघों का शिकार करने के लिए सरकार ने आदेश दिया था। जिम कॉर्बेट ने जिस नरभक्षी बाघ का शिकार किया था वो 436 लोगों को मार चुका था। इसके बाद बाघों के संरक्षण के लिए जिम कॉर्बेट ने एक नेशनल रिजर्व बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई और फिर 1957 में इस नेशनल पार्क को उन्हीं के सम्मान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम दे दिया गया। वर्ष 1984 में आज ही के दिन सोवियत अंतरिक्ष यात्री स्वेतलाना सवित्स्क्या अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला बन गई थी। अंतरिक्ष में किसी भी एस्ट्रोनॉट द्वारा अंतरिक्ष यान के बाहर की गई एक्टिविटी को एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी या स्पेस वॉक कहा जाता है। 3 घंटे और 35 मिनट तक अपने स्पेस स्टेशन के बाहर स्वेतलाना ने वेल्डिंग का काम किया था। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वर्ष 2002 में आज ही के दिन भारत के 11वें राष्ट्रपति बन गए थे। डॉक्टर कलाम को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल प्रोग्राम में अपना अहम योगदान देने के लिए भी जाना जाता है। डॉक्टर कलाम ने खासतौर पर अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल्स के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर कलाम वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। और वर्ष 1978 में आज दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन का जन्म हुआ था। यह जन्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF तकनीक की मदद से इंग्लैंड में हुआ था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब संडे ब्रेक का समय हो गया है। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे, जब हम और आप मिलकर नई ऊर्जा के साथ नए सप्ताह की शुरुआत करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी सेहत का हमेशा ख्याल रखिए। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आपके पसंदीदा वीकली शो सीमा पार में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं सीमा पार क्या हो रहा है? आपके अपने देश के खिलाफ आपका पड़ोसी चीन क्या षड्यंत्र रच रहा है? चीन क्या नई चाल चल रहा है? भारत चीन को उसकी चालाकी पर क्या जवाब दे रहा है? आपका दूसरा पड़ोसी पाकिस्तान क्या कुचक्र रच रहा है? भारत उसे कैसे जवाब दे रहा है? ये सारी खबरें आप तक पहुंचाता है आपका पसंदीदा इकलौता प्रोग्राम जी न्यूज का सीमा पार। तो अगले आधे घंटे में हम सीमा पार से आपको हर वो खबर देंगे जो आपसे जुड़ी हुई है। सबसे पहले बताते हैं आपके फेवरेट वीकली शो